सो हाय, वेलकम अगेन टू झारखंड जर्नी। ये हम लोग का लक्ष्मीकांत का सीरीज चल रहा है, जिसका आज पार्ट 2 हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली साइलेंट फीचर कवर करेंगे, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करा था, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे फीचर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहला है लेंदियस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये सबसे लेंदी है, ये सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लिखा हुआ है। तो बेसिकली ओरिजिनली जब ये बना था, कब बना था? 1949 में। ओरिजिनली इसमें कितने आर्टिकल्स थे और कितने पार्ट, कितने शेड्यूल थे, हम लोग ये देखते हैं। तो ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे। 395 आर्टिकल्स को AR से डिनोट करेंगे हम लोग। 395 आर्टिकल्स थे। ये 8 शेड्यूल में बटा हुआ था, 8। अभी तो कितने शेड्यूल हैं हमारे पास? अभी 12 शेड्यूल हैं। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेड्यूल ऐड होते गए और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो ऐड होते गए। 12 शेड्यूल थे और कितने पार्ट थे इसके? 22 पार्ट्स थे। एज ऑफ नाउ, अभी तक अमेंड होने के बाद, बहुत सारे अमेंडमेंट होने के बाद प्रेजेंट यानी कि हम लोग बात करेंगे अगस्त 2021 के, यानी कि अगस्त 2021 का बात करेंगे। तो इस समय तक हमारे पास कितने आर्टिकल्स हो चुके हैं? हमारे पास 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। और कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। और कितने पार्ट में ये डिवाइडेड है? तो ये 25 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। और कोई भी चीज़ ऐड होता है या फिर चेंज होता है तो वो एक अमेंडमेंट से चेंज होता है। तो 15 अगस्त ये मान लेते हैं 15 अगस्त 2021 तक हमारे पास कितने बार अमेंडमेंट हो चुके हैं? तो 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, अमेंडमेंट्स। तो ये था हमारा पहला फीचर। दूसरा फीचर है कि ये बहुत सारे सोर्स से लिया गया है। इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय दुनिया भर की कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला गया था, उनको स्टडी गया था और जहाँ से भी जो भी चीज़ हमें अच्छी लगी, हम लोगों ने उसको वहाँ से उठा कर अपने यहाँ शामिल कर लिया गया था। जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, कब का? 1935 को। मोस्टली ऑफ द पार्ट हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के बहुत सारे पार्ट, मतलब 60-70% पार्ट यहीं से उठाए गए हैं। जैसे कि ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, जुडिशरी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, गवर्नर्स का जो ऑफिस हो गया वो हो गया गवर्नर्स ऑफिस हो गया। ये ऑफिस कैसे काम करेगा, कैसे रन करेगा, इमरजेंसी का प्रोविज़न हम लोग जो था, और भी बहुत सारे फेडरल स्कीम्स जैसे हो गए, ये सब हम लोग कहाँ से? 1935 से लिए थे। वैसे ही हम लोग ब्रिटिश से भी कुछ लिए थे। ब्रिटिश से क्या लिए थे हम लोग? ब्रिटिश से अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम लिए थे कि हम लोग अपना पार्लियामेंट कैसे चलाएंगे। कैबिनेट सिस्टम लिए थे, सिटीजनशिप्स वगैरह, सिटीजनशिप्स हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब चीज़ हम लोग कहाँ से लिए थे? ब्रिटिश से लिए थे, US से लिए थे, आयरलैंड से लिए थे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें लिए थे, कनाडा से लिए थे और ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। मतलब दुनिया भर की चीज़ों से हम लोग बहुत सारे चीज़ उठाए थे। तो अगले हम लोग जैसे जैसे इन चीज़ों का, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से पढ़े थे कि ब्रिटिश से किस तरह की चीज़ें और क्या चीज़ें हम लोग उठाए हैं। US से हम लोग जैसा कि फंडामेंटल राइट लिए हैं, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी लिए हैं। तो इन सब चीज़ों को, जो फंडामेंटल राइट का एक अलग चैप्टर आएगा, तो उस समय डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके बाद ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें जो है ना हम लोग उठाए हैं कहीं ना कहीं से। तो रिजिडिटी जो है हम लोग कहाँ से उठाए थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिजिड टाइप का होगा। ये कहाँ से उठाए हैं? US से उठाए हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होगा, ये कहाँ से हम लोग उठाए हैं? ये UK से उठाए हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल है। तो हमको किसी भी रिजिड बेसिकली किसको बोलते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंडमेंट करना
अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता हो, उसको हम लोग रिजिड बोलते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी वाले किस में बोलते हैं, जिसमें अमेंडमेंट बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर से हो जाए, उसको हम लोग फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो और ये रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल है। किसी किसी चीज़ में ये रिजिड हो जाते हैं और किसी टाइम पे ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। जैसे कुछ बहुत बड़ा चेंज करना है, जैसे कि हमारे जैसे कि सिटीजनशिप में चेंज करना है, या फिर बहुत सारी चीज़ों में चेंज करना है, मतलब मूलभूत जो अधिकारों है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह में जो भी चीज़ करना है, इन सब चीज़ों में चेंज करने के लिए हमारे को जो है वो बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी चाहिए होता है। तो स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी में क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। मेजॉरिटी 3-4 प्रकार के होते हैं। जब हम लोग अमेंडमेंट पढ़ेंगे ना, तब उस समय डिस्कस करेंगे कि किस मेजॉरिटी से, जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी हो गया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी हो गया, इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या है हम लोग उसको बाद में कवर करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है ना कि जो हमारे जो ईच जो हाउस है उसका 2/3 जो मेजॉरिटी है ना, वो 2/3, एक मिनट लिख लेते हैं हम लोग, जो हमारे हाउस है, हाउस का 2/3 मेंबर जो हैं, 2/3 मेंबर वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट भी होना चाहिए और वोटिंग भी कर रहे होने चाहिए। तो इस तरह का जब सिनेरियो बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग और क्या लिए थे, तो हम लोग लिए थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ऑफ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हमारा जो पार्लियामेंट है, वो हमारे जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम आएगा। जैसे कि एक पार्लियामेंट्री 2 टाइप का होता है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है, एक होता है प्रेसिडेंटियल फॉर्म। प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 2 तरह का होता है। तो प्रेसिडेंटियल फॉर्म कहाँ का है, प्रेसिडेंटियल फॉर्म यूएस का है। पार्लियामेंट्री फॉर्म कहाँ का है, यूके का है। उसके बाद फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, मतलब कि हमारा जो सिस्टम है ना ओवरऑल गवर्न करने का, वो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। फेडरल का मतलब बेसिकली जहाँ भी फेडरल लिखा हुआ हो, हमको समझना है कि वहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पावर कहीं एक जगह का नहीं है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो फेडरल सिस्टम कैसे है, क्योंकि यहाँ पे 3 टियर का गवर्नमेंट है। पहले केंद्र सरकार है, उसके अंडर में राज्य सरकार है, उसके अंडर में म्यूनसिपालिटी है, पंचायती है। तो हमारा 3 टियर का गवर्नमेंट है। मतलब कि पावर जो है ना वो एक जगह पर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है, वो मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल लोगों के हाथों में है। तो इसी को हम लोग फेडरल सिस्टम बोलते हैं। और जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो यूनिटरी भी हैं, जैसे कि हम लोग जो हैं यूनिटरी फीचर है, जैसे कि इस देश में स्ट्रॉन्ग सेंटर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना, सिंगल सिटीजनशिप का होना, SINGLE सिंगल सिटीजनशिप का होना। ऐसा नहीं है कि भारत का एक अलग से सिटीजनशिप मिलेगा और आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का अलग सिस्टम रहेगा। लाइक अमेरिका में अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोगों के पास अलग अलग सिटीजनशिप होती है। ऐसा नहीं है, भारत में एक ही सिटीजनशिप काम करती है। तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। मतलब कभी कभी ये फेडरल हो जाता है और जब ज़रूरत पड़ता है तो ये यूनिटरी टाइम काम करता है। जैसे कि और एग्जांपल हो गया ऑल इंडिया सर्विस, AIS, ऑल इंडिया सर्विस में फॉरेन सर्विस हो गया, IAS हो गए, IPS हो गए। इन सब चीज़ों का ये सब जो है किसके हाथों में है, किसी एक आदमी के है। सेंटर के ये जो पावर है ये सब सेंटर के हाथों में है, इसलिए ये यूनिटरी फीचर है। और फेडरल फीचर है क्योंकि यहाँ पावर का एक जगह पे केंद्रीकरण नहीं हो रहा है, मल्टीपल जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। पहले सेंटर के हाथ में है कुछ पावर, जैसे कि कुछ पावर हमारे स्टेट के हाथ में, जैसे कि स्टेट के हाथ में पुलिस वगैरह है, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद हमारे यहाँ पंचायती राज भी सिस्टम है। तो 3 टियर का गवर्नमेंट हो गया। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है हमारा, बहुत ही यूनिक फीचर है जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना। जुडिशरी हमारे जो एजुकेशन वो है गवर्नमेंट है उससे अलग होती है, उससे अलग। और 3 टियर की जुडिशरी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट हो गए, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए।
इन सब चीज़ों के हैं। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स हो गए हमारे यहाँ, ये सब फीचर है। फंडामेंटल राइट का एक अलग से चैप्टर है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट हमारे पास आप बेसिकली पता है कि 6 टाइप का राइट है, जैसे कि राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ इक्वालिटी ये कहाँ से कहाँ तक आता है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में कवर करता है। राइट टू फ्रीडम, ये सब फंडामेंटल राइट है। इनमें भी बहुत सारे सब सेक्शन में बटे हुए हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये 19 से लेके 22 तक जाता है। उसके बाद राइट एक्सप्लॉयटेशन का हो गया, एक्सप्लॉयटेशन का कहाँ से जाता है, 23 से लेके 24 तक। रिलीजन का है 25 से लेकर 28 तक। राइट टू एजुकेशनल राइट है 29 से 30 से। रेमिडीज हैं 31-32 तक। ये सब जो है वो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली कहाँ पे आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 4A में आता है। ये किस आर्टिकल से डील करता है, इसमें कौन सा आर्टिकल को डील किया जाता है, ये आप बताना मेरे को। फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल से डील किया जाता है। अच्छा, फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो क्या बोलते हैं, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, तो ये एक कमेटी द्वारा सजेस्ट की गई थी जिसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। ये कब ऐड की गई थी, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की थी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। और जब ऐड की गई थी तो ये बेसिकली कब कितने मात्रा में थी, तो उस समय 10 ही थी। बाद में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था वो, 2002 में 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ था। उससे एक और जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था यहाँ पे। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं हमारे पास, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसके बाद हाँ, बेसिकली इसको ये देखना था ना कि कौन से आर्टिकल में डील करते हैं। तो ये पार्ट 4A है, 4A में है। और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल AR 51A में है। 51 में आर्टिकल 51A में है, क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। ये सेक्युलर स्टेट है। बेसिकली सेक्युलर स्टेट मतलब क्या हो गया, सेक्युलर स्टेट मतलब है कि हमारा जो वो है गवर्नमेंट है वो किसी एक रिलीजियस को प्रीच नहीं करता है, ये सबको समान नज़र से देखता है। तो ये जो सेक्युलर फीचर जो है वो कब ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये ऐड किया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA। कब, कौन से वर्ष, 1976 से ऐड किया गया था 42। उस समय 2 और चीज़ जोड़े गए थे हमारे प्रीएम्बल में, जिसको हम प्रीएम्बल चैप्टर में देखेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पहले जो होता है ना कि जैसे कि हमारे वोटिंग जो है वो सबको मिलेगा, सबको समान अधिकार है वोटिंग देने का। तो स्टार्टिंग में जिसका 21 वर्ष था, जिस आदमी का 21 वर्ष हो गया है उसी को वोटिंग राइट था। बाद में क्या होता है कि 1988 में जाकर 1987 में स्टार्ट हो गया था बेसिकली। 1987 में बिल आता है ये पार्लियामेंट में। और 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इस वोटिंग राइट को 21 से घटाकर कितने वर्षों तक ला दिया गया, 18 ईयर्स तक ला दिया गया। ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है। बहुत सारे एक और फीचर है कि यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज मतलब कि वो अपना काम स्वयं करती हैं, उनको रोक टोक कोई नहीं करता है। तो जैसे कि इलेक्शन कमीशन, और जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे कि कैग हो गया, जैसे कि UPSC हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। ये सब फीचर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इनके ऊपर सरकार का कोई प्रेशर नहीं जाता है, इसलिए ये सब फीचर के रूप में काउंट किए जाते हैं। जैसे कि अब लास्ट में आता है शेड्यूल। जैसे हम लोग अभी पढ़े ना कि बहुत 12th शेड्यूल में 12 शेड्यूल में बांटा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और जिसमें 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट है, 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक। 15 अगस्त 2021 तक 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो 12 शेड्यूल में क्या होता है, 12 शेड्यूल से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 12 शेड्यूल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग बारी बारी से सारे शेड्यूल को देखते हैं। तो पहला शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, तो इसमें बेसिकली
नेम ऑफ स्टेट है फर्स्ट, ये जो 1 लिखा हुआ है ना वो शेड्यूल को डिनोट करता है, और जो इधर लिखेंगे हम वो शेड्यूल में क्या है उस चीज़ को डिनोट करता है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम ऑफ स्टेट है, स्टेट और यूटीज का नेम, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में क्या है, सेकेंड शेड्यूल में क्या है, जैसे कि अलाउंस हो गया, पेंशन हो गया, अलाउंस पेंशन किन किन को, ये सब जो चीज़ें ना, अलाउंस पेंशन हो गया, प्रिविलेज हो गया, अलाउंस कहाँ से मिलेगा, पेंशन और प्रिविलेज किसको किसको कहाँ से मिलेगा, तो प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, स्पीकर को, इन लोगों को अलाउंस पेंशन और क्या क्या प्रिविलेज मिलेगा, ये कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो सेकेंड शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में हमारा ओथ है, ओथ और अफर्मेशन, OATH, ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, अलोकेशन ऑफ सीट, ALLOCATION, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा को RS लिखेंगे। राज्यसभा कहाँ के, स्टेट और यूटीज के, मतलब कि सीट का बंटवारा कैसा होगा, राज्यसभा का सीट का बंटवारा कैसा होगा स्टेट और यूटी में, ये कहाँ मेंशन किया हुआ है, तो फोर्थ शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है। एक पेज ऐड कर लेते हैं, सॉरी, छोटा ब्लैंक पेज। फोर्थ शेड्यूल, नाउ अब हम कहाँ पे हैं, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल में है कि हम लोग किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के एरिया, तो SCHE, शेड्यूल एरिया एंड एरिया ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो फिफ्थ शेड्यूल क्या बताता है कि हम लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे शेड्यूल एरिया में या फिर शेड्यूल ट्राइब के एरिया में। छठा कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेम है, सिक्स्थ शेड्यूल में क्या करता है कि उसमें भी कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ही है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब का। तो उसमें एक स्पेसिफिक रीजन है, उन्हीं जगह के लिए मेंशन किया हुआ है, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम किस एरिया के लिए, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा के शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के एरिया को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल करेंगे, इस चीज़ को कहाँ मेंशन किया हुआ है, तो इस चीज़ का मेंशन है सिक्स्थ शेड्यूल में। सेवेंथ शेड्यूल में कहाँ है, डिवीजन ऑफ पावर। सेवेंथ शेड्यूल क्या बोलता है, डिवीजन ऑफ पावर, किनके बीच में पावर का डिवीजन, तो सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन कैसे होगा, ये कहाँ पे मेंशन है, सेवेंथ शेड्यूल में। एट्थ शेड्यूल में क्या होता है कि एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की है, तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। नाइन्थ शेड्यूल में क्या है, नाइन्थ शेड्यूल में है कि सेंटर के, नाइन्थ शेड्यूल में क्या है कि लिस्ट ऑफ सेंटर, मतलब कि नाइन्थ शेड्यूल में ये है कि सेंटर और स्टेट का जो लिस्ट है, मतलब कि कौन कौन सा काम है जो सेंटर देखेगा और कौन कौन सा जो काम है जो कि वो देखेगा, स्टेट देखेगा। तो लिस्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट। और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है वो जस्टिशिएबल नहीं है, यानी कि जस्टिशिएबल नहीं, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं नाइन्थ शेड्यूल को।
टेंथ शेड्यूल में क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, टेंथ शेड्यूल बेसिकली देखता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLA। 11th शेड्यूल करता है। तो 11th शेड्यूल में पंचायती राज को आया गया था, 11th शेड्यूल में पंचायती राज को डाला गया था, पंचायत। 12th शेड्यूल किससे क्या डील करता है, म्यूनसिपालिटीज से डील करता है। बस दैट्स ऑल। उसके बाद और भी बहुत सारे फीचर हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ देता है, बहुत सारे एग्जाम में अभी तक बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है शेड्यूल के बारे में, कौन सा शेड्यूल कहाँ पे आता है, कौन सा ये जो जैसा कि पूछ देगा स्टेट और यूटी का नाम किस शेड्यूल में आता है, तो अपने को आंसर देना है 1। ये बेसिकली जो नंबरिंग है वो नंबर ऑफ शेड्यूल है, और इधर जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में वो बताता है कि इस शेड्यूल में क्या मेंशन हुआ है। अब जैसे कि शेड्यूल 10 और 11 है, तो शेड्यूल 11 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, तो ये हमारा 9th पार्ट में है, 9वीं पार्ट में है। ये पंचायत 11th शेड्यूल में क्या है, पंचायत कहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 11th पार्ट में है, 11th पार्ट में है। इसको कब ऐड किया गया था, इसको 1992 में ऐड किया गया था। ये दोनों को बेसिकली, ये दोनों को 1992 में ऐड किया गया था। 1992 में कैसे ऐड किया गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंडमेंट हुआ होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कौन सा अमेंडमेंट था, तो पंचायत के लिए बेसिकली 73rd अमेंडमेंट होगा वो, और ये म्यूनसिपालिटी के लिए वो 74th अमेंडमेंट होगा। दोनों एक ही साल हुए थे। कब हुए थे, दोनों एक ही साल, ये क्या बोलते हैं 1992 में हुए थे। म्यूनसिपालिटीज और पंचायती कौन से पार्ट में आता है, ये जैसे कि सॉरी यार, ये 11th शेड्यूल में आता है, पार्ट इसका 9 है, सॉरी, ये 9th पार्ट में आता है। तो पंचायत हमारे कौन से पार्ट में आता है, 9th पार्ट में आता है। और म्यूनसिपालिटी हमारे कौन से पार्ट में आता है, तो ये 9A में आता है। और भी बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि DPSP है, DPSP क्या होता है, DPSP बेसिकली एक ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि सरकार कोई भी नियम कानून बनाए तो ये इसमें जो चीज़ मेंशन की गई है उसको ध्यान में रखते हुए बनाए। और DPSP जो है वो अपना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, जस्टिशिएबल नहीं है, यानी कि इसको जाके हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये DPSP कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 4 में आता है ये। DPSP में मेजर कौन से पार्ट हैं, तो जैसे कि एक गांधीयन है, लिबरल है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल है, और एक सोशलिस्ट है, बहुत सारे चीज़ें हैं। अब जैसे हम लोग एक और पार्ट है, एक और इसमें पार्ट है, ये क्या फीचर है, जैसा कि फीचर है हम लोग इमरजेंसी लगा सकते हैं। इमरजेंसी जैसे कि किसका है, यूनिटरी फीचर है या फिर बट सेंट्रल का डिसेंट्रलाइज का फीचर है, तो ये यूनिटरी फीचर है। ये सेंटर को मजबूत बनाता है, क्या, इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो इमरजेंसी कैसे लागू होता है, तो इमरजेंसी 3 तरह का होता है, 3 तरह से लग सकता है। इमरजेंसी 3 तरह से लगता है। इसमें 3 आर्टिकल्स हैं, एक है 352, दूसरा है 365, तीसरा है 360। आज तक इंडिया में 360 वाला इमरजेंसी कभी नहीं लगा है। 300 में कौन सा इमरजेंसी है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ये स्थिति हो गई थी इसकी, हमें बहुत सारा सोना फॉरेन में गिरवी रखना पड़ा था, इतना डेब्ट पड़ चुका था, उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की कंडीशन आ गई थी, लेकिन ये लगा नहीं है इमरजेंसी। 365 आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे न्यूज में हमेशा रहता है। ये होता है प्रेसिडेंट रूल इन कहाँ,
ये स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना होता है ना, किसी को भी जब से सरकार नहीं बन पाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना होता है, तो इसी आर्टिकल का यूज करते हैं। वो एक तरह से इमरजेंसी है, तो आर्टिकल 365 का यूज करते हैं। एक आर्टिकल 352 जो अभी हम लोग देखें, इसको कब लगाया जाता है? इसको लगाने का ग्राउंड है या तो वॉर होना चाहिए, या तो एक्सटर्नल अग्रेशन होना चाहिए। जैसे कोई दुश्मन आके हमारे ये बॉर्डर पे आके हम पे हमला करता है, तो इस ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाया जा सकता है। एक्सटर्नल अग्रेशन होना चाहिए, या फिर आर्म रिविलियन होना चाहिए। रिविलियन, सैन्य विद्रोह होना चाहिए। कोई आदमी सशस्त्र रूप से विद्रोह कर दिया, तब हम लोग इमरजेंसी 352 का लगाया जा सकता है। एक और इसमें प्रोविजन था 1976 से पहले कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर भी इमरजेंसी लगाया जा सकता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने इमरजेंसी लगाया था। बाद में उसको अमेंडमेंट करके उसको हटा दिया गया था कि ये फीचर नहीं होगा। नहीं तो कब कोई भी आदमी आएगा बोलेगा कि अभी इंटरनल डिस्टर्बेंस है, लगा दीजिए, राष्ट्रपति साहब को रिटन एप्लीकेशन देगा कि आप लगा दीजिए इमरजेंसी, राष्ट्रपति साहब सिग्नेचर किए, इमरजेंसी लग गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों ने ख़त्म किया है साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कल जो है हम लोग प्रीएम्बल वगैरह को देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।